हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में फाइनली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज के बारे में। तो एंथैल्पीज के बारे में क्या क्या चीज़ें थी उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले बात किया हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। तो इट इज़ that enthalpy change when one mole enthalpy of formation, it is that enthalpy change when one mole of compound is formed by its constituent at 25 degrees centigrade, 1 atmospheric pressure and standard state of the compound and standard state of the substance। तो किसी पदार्थ के मानक अवस्था में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर यौगिक के एक मोल के निर्माण पर जितनी भी ऊष्मा मुक्त होगी या जितना भी एंथैल्पी का परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हमने बात किया था एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। तो कंबस्चन मींस बर्न करना। बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ एयर, बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। तो इट इज दैट एंथैल्पी चेंज विच इज रिक्वायर्ड complete which is evolved during complete oxidation of 1 mole of compound। किसी भी कंपाउंड के एक मोल के completely ऑक्सीडाइज होने पर जितनी एंथैल्पी चेंज होगी वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन होगी। ठीक है। और कंबस्चन के लिए एंथैल्पी डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा क्योंकि इस प्रोसेस में हमेशा हीट इवॉल्व होती है, ऐसा मैंने आपको बताया था। एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन के बाद हम लोग बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन के बाद हम लोग ने बात किया था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में क्या ध्यान रखना है, एसिड और बेस की क्वांटिटीज को हमें इक्वलेंट में कंपेयर करना है, इक्वलेंट वेट में कंपेयर करना है। ठीक है। तो इट इज दैट एंथैल्पी चेंज व्हेन वन इक्वलेंट ऑफ H प्लस आयन इज कंबाइंड विद 1 इक्वलेंट ऑफ OH माइनस आयन। तो जब एक इक्वलेंट H प्लस आयन और एक इक्वलेंट OH माइनस आयन का कॉम्बिनेशन होता है या एक इक्वलेंट H प्लस आयन एक इक्वलेंट OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज करता है, तब इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इटसेल्फ डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आप डिसोसिएट होते हैं। तो एक इक्वलेंट H प्लस आयन और एक इक्वलेंट OH माइनस आयन जब कंबाइंड होता है तो एंथैल्पी जो चेंज होती है दैट इज डेल्टा H इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी। और जब भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट या कोई भी एक घटक इसमें से दुर्बल होता है, जब भी कोई एसिड या बेस वीक होता है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाती है बिकॉज सम एंथैल्पी और सम हीट इज कंज्यूम फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ हीट जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वीक पोर्शन होगा उसके डिसोसिएशन में एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगी। इसलिए जो एंथैल्पी रिलीज करेगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा, अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगा वो 13.7 किलो कैलोरीज से कम हो जाएगा। इट इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ध्यान में रखना है। इसके बाद बात किया था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? इट इज दैट एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। एक मोल सॉल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालने पर जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने बात किया था, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बाद हमने आपसे बात किया, किस टॉपिक पे बात किया, सॉल्यूशन के बाद बात किया फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन की एंथैल्पी क्या होती है, जब एक मोल सब्सटेंस
सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बाद हमने बात किया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। तो इट इज़ दैट एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट। जब एक मोल लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तब जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, है ना, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन के बाद हमने बात किया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जब एक मोल एलोट्रॉफ को हम उसी एलिमेंट के दूसरे एलोट्रॉफ में कन्वर्ट करते हैं तब इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एंथैल्पी क्या होगी, जब एक मोल सॉलिड स्टेट से सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में। तो सब्लिमेशन, सब्लाइम करने का मतलब क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में। ठीक है, तो एक मोल सॉलिड को जब सॉलिड स्टेट से सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तब जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद अब अगले एंथैल्पी पर बात करते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो अगला जो हमारा एंथैल्पी आएगा वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो अगले एंथैल्पी पर हम बात करने वाले हैं एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करना है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अणुभंजन की एंथैल्पी। अणुभंजन की एंथैल्पी मतलब मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की एनर्जी। तो इन गैसियस स्टेट, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इन गैसियस स्टेट, in gaseous state one mole of molecule in gaseous state one mole of molecule is converted into its constituents. One mole of molecule is converted into its constituent. Enthalpy change during the process. 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 Enthalpy change during the process is called enthalpy of atomization. Is called enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. तो इसको हम कहते हैं एटमाइजेशन की एंथैल्पी। मतलब मॉलिक्यूल को, एक मोल मॉलिक्यूल को गैस स्टेट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करने के लिए जितना भी एंथैल्पी कंज्यूम करेगा, जितना भी एंथैल्पी का चेंज होगा इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिंपल सी भाषा में ध्यान रखना है, एक मोल गैसेस मॉलिक्यूल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में चेंज करने पर जितनी भी एनर्जी का चेंज होगा, जितनी भी हीट का चेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसे हम कहेंगे एटमाइजेशन की एंथैल्पी, उसे कहेंगे एटमाइजेशन की एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो फॉर वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या सिचुएशन है इसकी, फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसा है आपका, HOH, वाटर
मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या सिस्टम हो जाएगा, इसमें दो बार बॉन्ड है, जैसे HOH है तो आप पहले एक H को एक OH से अलग अलग करो, तो H को जब एक OH से अलग करोगे तो ये H गैस और प्लस OH गैस, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी, इस प्रोसेस में पहले स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होगी वो है 117.6 किलो कैलोरीज। तो डेल्टा H इक्वल टू प्लस 100 डेल्टा H इक्वल टू 117.6 किलो कैलोरी, मतलब एक्सोथर्मिक है तभी डेल्टा सॉरी एंडोथर्मिक है तभी डेल्टा H कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एंडोथर्मिक है। अब दूसरी बार OH बचा हुआ है आपके पास अभी, है ना, O और H का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉन्ड बचा हुआ है, H को तो हमने ब्रेक कर दिया, तो सेकेंड टाइम क्या होगा, OH का बॉन्ड तोड़ा मैंने तो फिर से क्या बन गया आपके पास, H गैस बन गया प्लस O गैस बन गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगी सेकंड स्टेप में, जो एनर्जी चेंज होगी दैट इज 102.3 किलो कैलोरी। तो ये हुआ आपका H1 और डेल्टा H2 क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 इज 102.3 किलो कैलोरीज। तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल में पहले हमने क्या किया, OH का बॉन्ड, एक O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ा, तो दोनों बार में, पहले बार में एनर्जी 117.6 किलो कैलोरी और दूसरे बार में 102.3 किलो कैलोरीज। तो ओवरऑल HOH में जो दोनों बॉन्ड हैं उसको ब्रेक करने के लिए कुल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई, तो हो जाएगा 9 और 219.9 किलो कैलोरी। तो 219.9 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम हुई। टोटल H और OH के बीच के बॉन्ड को, HOH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना पूरा एनर्जी कंज्यूम किया इसने वो कितना है, 219.9 किलो कैलोरीज। तो दिस एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए उसको गैसेस स्टेट में ले जा करके कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो गैसेस स्टेट में ले जा करके उसके बॉन्ड्स के, उसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने में जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, देखो एक हमने बात किया था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो जहां पे अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ था तब उसको हमने कहा था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है, जैसे हम ऐसा पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट 5 वाटर, जिंक सल्फेट 7 वाटर। तो ये जो यहाँ पे जब कोई अनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, निर्जल लवण, जरूरत के अनुसार जितना उसकी कैपेसिटी है, उसके क्रिस्टलाइन स्टेट की कैपेसिटी है, जब वो उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करता है या अपने साथ लाता है, तब जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। दिस टाइम इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, व्हेन अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, ऐसा हम कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole, enthalpy change when 1 mole anhydrous salt
anhydrous salt. Enthalpy change when 1 mole anhydrous salt combines with required number of water molecules, combined with required number of water molecules, combined with required number of water molecules, combined with required number of water molecules is called, combines with required number of water molecule is called enthalpy of हाइड्रेशन. तो इसको हम कहेंगे हाइड्रेशन का एंथैल्पी, जल योजन की एंथैल्पी. जब कोई एनहाइड्रस सॉल्ट, कोई ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर नहीं है, निर्जल लवण कहते हैं जिसको हम, एनहाइड्रस सॉल्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन करेगा, तब उस प्रोसेस में जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे. इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसका एग्जांपल देख लो. जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब हम क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ते हैं, मतलब जब वो सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, तब ये सॉल्ट 5 वाटर मॉलिक्यूल को गेन करता है. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ गेन करेगा. तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर बन जाता है कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर, जिसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कॉपर के साथ रहते हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ रहता है. तो कॉपर सल्फेट 5 वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा ये कंपाउंड, और 78.2 प्लस 78.2 किलो कैलोरी हीट भी इवॉल्व करेगा. 78.2 किलोजूल, सॉरी 78.2 किलोजूल हीट इवॉल्व करेगा, किलोजूल हीट इवॉल्व कर देगा, किलोजूल हीट इवॉल्व करेगा ये कंपाउंड. तो 78.2 किलोजूल मतलब डेल्टा एच की वैल्यू हो गई माइनस 78.2 किलोजूल. ओके, पर मोल भी कह सकते हैं आप इसको, है ना. तो जब एनहाइड्रस सॉल्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा. अब कॉपर सल्फेट 5 वाटर में मैं एक चीज और बता रहा था आपको, तो अभी से ध्यान रख लीजिए, आगे भी आएगा ये. 4 वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कॉपर के साथ अरेंज होते हैं इस स्ट्रक्चर में, एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ लिगेंड्स, और ये लिगेंड के फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट 5 वाटर में 4 मॉलिक्यूल कॉपर के साथ रहेंगे एज अ फॉर्म ऑफ लिगेंड, एंड 1 मॉलिक्यूल विथ सल्फेट, और सल्फेट के साथ 1 वाटर का मॉलिक्यूल रहता है. ये क्वेश्चन आ चुका है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो ये ध्यान रखना है, हालांकि ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बट आया हुआ क्वेश्चन है. 4 वाटर मॉलिक्यूल्स विथ कॉपर एंड 1 मॉलिक्यूल विथ सल्फेट. तो इस प्रोसेस के समय जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. इट मींस व्हेन एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंड विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने उसकी जरूरत है, जितने उसके स्ट्रक्चर के लिए जरूरत है. जैसे आलम्स में हमेशा 24 वाटर रहता है, वो किसी भी टाइप का एलम हो, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फ कहते हैं, जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, जिनमें जैसे एलम्स जितने भी हैं वो सब आइसोमॉर्फ होते हैं एक दूसरे के साथ. ऑल द एलम्स आर आइसोमॉर्फ बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड. तो BaCl2 क्या करता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है. इट गिव्स BaCl2 डॉट 2 वाटर. क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, BaCl2 डॉट 2 वाटर एज अ स्ट्रक्चर. 29.4 प्लस 29.4 किलोजूल पर मोल का एनर्जी चेंज है.
तो डेल्टा H इक्वल टू -29.4 किलो जूल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड जब वाटर के दो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, वाटर के दो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, तब 29.4 किलो जूल हीट पर मोल इवॉल्व करता है ये कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्म एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन की एंथैल्पी। तो अब ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज हो गए। अब उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो अगली बात हम लोग करने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि बॉन्डिंग में भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताया होगा इसके बारे में। तो बॉन्ड एनर्जी पर हम लोग बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, पहले एक दो बातें समझ लेते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो पहली बात तो गैस स्टेट में कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो मीथेन है, तो मीथेन में हम ऐसा देखते हैं कि 4 CH बॉन्ड है। मीथेन में कितने, 4 CH बॉन्ड्स आर देयर, 4 CH बॉन्ड है मीथेन के अंदर। मीथेन के अंदर 4 CH बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम इनकी एनर्जी निकालते हैं तो चारों CH बॉन्ड की जो एनर्जी है वो अलग अलग आती है। चारों CH बॉन्ड की एनर्जी कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। चारों CH बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग आती है। तो अगर मीथेन की बॉन्ड एनर्जी पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा, चारों CH बॉन्ड की एनर्जी हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। चारों CH बॉन्ड की हमको एनर्जी इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी एनर्जी को सम अप करना पड़ेगा। तो और सम करने के बाद फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है, क्योंकि प्रैक्टिकली सिमिलर दिखने वाले बॉन्ड्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड एनर्जीज कैसी हो, सेम हो। अलग अलग सिमिलर दिखने वाले बॉन्ड्स के लिए भी एनर्जी सेम नहीं होती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अब इसके आगे के पोर्शन पर। तो बॉन्ड एनर्जी में क्या ध्यान रखना है, इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। पहली बात, इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का औसत मान है। इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली सिमिलर दिखने वाले बॉन्ड्स की एनर्जी जब कैलकुलेट की जाती है तो अलग अलग आती है, इसलिए इसको हम हमेशा एवरेज वैल्यू में निकालते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी है, ये बात पहली ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, गैस स्टेट में कंबाइंड होगी 1 मोल कंपाउंड जिनमें सिमिलर टाइप के केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, उसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अमाउंट of energy required, amount of energy required, amount of energy required to break 1 mole of similar type of chemical bond, 1 mole amount of energy required to break 1 mole of similar types of chemical bond, similar types of chemical bond, amount of energy required to break similar type of
केमिकल बॉन्ड, ऐसा कहना चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिमिलर type of chemical bond, similar type of chemical bond present in 1 mole of compound, present in 1 mole of compound, present in 1 mole of compound, ठीक है, 1 mole of compounds is called बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, ठीक है। एक मूल सब्सटेंस जिसमें सिमिलर टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हो, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। कैलकुलेशन कैसे होती है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बॉन्ड एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस sum of bond energy of reactant, sum of bond energy of reactant, sum of bond energy of product minus sum of bond energy of reactants, sum of bond energy of reactants, product की bond energy में से reactant की बॉन्ड एनर्जी को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जितनी भी एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। इट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, किन किन फैक्टर पर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी is reciprocal to bond length, bond length। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी is directly proportional, is bond energy is reciprocal, bond energy is directly proportional to bond order, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन में देखा था हम लोगों ने एस कैरेक्टर, जैसे sp3 में 25%, sp2 में 33.33%, sp3 में 25% और sp2 में 33.33, sp में 50% s, 50% p। तो s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू p कैरेक्टर, बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू p कैरेक्टर, मतलब p कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, p कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। s कैरेक्टर तो ध्यान रखेंगे, s कैरेक्टर sp3 में कितना रहता है 25%, sp2 में s कैरेक्टर कितना रहता है 33.33%, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना रहता है 50% s कैरेक्टर रहता है, 50% s कैरेक्टर रहता है sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो sp हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक करने में ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ sp में कम हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ द सम फैक्टर रिलेटेड विद द बॉन्ड एनर्जी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं आगे के बारे में, तो आगे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाटर है। तो वाटर में क्या सिचुएशन है,
फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर कैसा है, HOH, मतलब दो इसके पास बॉन्ड है, एक यहाँ पे OH और एक यहाँ पे OH, तो दो OH बॉन्ड है। ठीक, तो वाटर को पहले हमने क्या किया, वेपर्स के फॉर्म में ले गए, मतलब गैसेस स्टेट में ले गए, और एक बॉन्ड हमने इसका तोड़ा, तो ये बना H और प्लस OH, H प्लस OH, क्या बना दिया, H प्लस OH। और इस प्रोसेस में जो डेल्टा H की वैल्यू है इसकी वो है 501.87 किलो जूल, 501.87 किलो जूल। ठीक है, दूसरी बार फिर हमने क्या काम किया, अभी O और H के बीच का बॉन्ड बचा हुआ है, इसको भी ब्रेक कर दिया, O प्लस H कर दिया। तो ये इस बार जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है 423.38 किलो जूल। तो दो बॉन्ड थे OH के बीच, दोनों को हमने 1 बाय 1 ब्रेक किया। पहले बार में 501.87 किलो जूल और दूसरे बार में 423.38 किलो जूल एनर्जी आई। तो अब हमको, अगर कितने बॉन्ड थे, दो बॉन्ड थे, तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकलेगी, बॉन्ड एनर्जी फॉर वाटर मॉलिक्यूल H2O के लिए बॉन्ड एनर्जी, तो पहले बॉन्ड की एनर्जी कितनी, पहले बार ब्रेक किया तो 501.87, सेकेंड टाइम ब्रेक किया तो 423.38, कुल बॉन्ड कितने थे, दो। हालांकि देखो दोनों बॉन्ड की एनर्जी प्रैक्टिकली कैसी दिख रही है, थे तो OH बॉन्ड ही, दोनों बार OH बॉन्ड को तोड़ा है आपने, लेकिन एक बार ज़्यादा है एक बार कम है, मतलब दो अलग अलग दिखने वाले बॉन्ड्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो एक बार कितना था 501, एक बार 423। अब दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको OH बॉन्ड की एंथैल्पी मिल जाएगी, मतलब अलग अलग पहले हमने निकाला, अब चूंकि दोनों अलग अलग आ रही OH बॉन्ड की, तो हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ रही, 549, 900 के आसपास, 923, 924 के आसपास आ रही है ना। तो जो भी डाटा आया उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 462.62, 462.625 kilojoule is the average bond energy of water, is the average bond energy of water। मतलब दो OH बॉन्ड थे, इसमें दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन दोनों बॉन्ड की एनर्जी प्रैक्टिकली जो है वो सेम नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालना पड़ता है। ठीक है, अब यही बात हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फिर बॉन्ड एनर्जीज नोट करते हैं। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल पे बात करेंगे, जैसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन CH4। तो कितने CH बॉन्ड हैं इसमें, 4 CH बॉन्ड हैं, देयर आर 4 CH बॉन्ड, 4 CH बॉन्ड है मीथेन के अंदर, मीथेन के फॉर्मूले में 4 CH बॉन्ड हैं। तो देखो पहली बार फर्स्ट टाइम CH4 को जब हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये CH3 प्लस H बनेगा, CH3 प्लस H। ठीक है, और इस बार जो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू है, पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए 427 किलो जूल पर मोल है, 427 किलो जूल पर मोल है इसकी बॉन्ड एनर्जी। दूसरी बार फिर CH3 का एक और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, CH2 प्लस H बच गया, और इस बार जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट टाइम इट इज 439 यूनिट इज द सेम। तीसरे बार CH2 का भी बॉन्ड तोड़ दिया हमने, अब बचाया CH, एक और बॉन्ड निकाल दिया, डेल्टा H इक्वल टू दिस टाइम
452 हर बार वैल्यू अलग अलग आ रही है, जबकि सभी बॉन्ड एक जैसे दिख रहे थे शुरू में। अब डेल्टा एच की वैल्यू है, लास्ट टाइम द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज 437। तो अब जब आपको मीथेन की बॉन्ड एनर्जी निकालना होगा, मीथेन के CH बॉन्ड एनर्जी मतलब एक बॉन्ड की एनर्जी निकालना होगा, तो सबकी कैसी है? अलग अलग है सबकी बॉन्ड एनर्जी, हर बार CH की बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग है। तो एक अगर आपसे पूछेंगे CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन, CH बॉन्ड एनर्जी फॉर मीथेन, CH बॉन्ड एनर्जी फॉर मीथेन, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को टोटल कर दूंगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी मुझे मिल जाएगी। तो दैट टाइम वी गेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो 400 के ऑर्डर में सब है, 450 के आसपास भी जा रही है। 16 347 था लास्ट वाला, 347 लास्ट वन पे गलती किया है मैंने, 452 तक सही है, 347 है, लास्ट वन इज 347। ये जो वैल्यू है ये 347 है, दिस इज 347। ठीक है, तो इन चारों बॉन्ड्स की एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और 4 CH बॉन्ड थे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सम कितना आ जाता है, 1665 1665। ये एक एग्जाम्पल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी बॉन्ड थे उनकी हमने सभी चारों CH बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग आ रही थी, इसलिए हमने पहले पूरे बॉन्ड की एनर्जी निकाल लिया, और 4 CH बॉन्ड थे इसलिए हमने उसको डिवाइड करके दे दिया चारों के लिए। ठीक है, तो डिवाइड करके देने के बाद ये आ जाएगा 416 अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया, 416। 4 और 1 2 4 पंजे 20, हाँ ठीक है, 416 24 तो 0.25 भी बचेगा। ठीक है, तो 416 के आसपास क्या आ जाएगा, मीथेन का CH बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली बॉन्ड्स दिखते सिमिलर हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग आती है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी को हमेशा एवरेज फॉर्म में निकालना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सम एग्जांपल्स रिलेटेड विद द बॉन्ड एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे के पोर्शन पर। कुछ बॉन्ड्स की एनर्जी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में। तो बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है, तो हमको बॉन्ड एनर्जी लिख भी लेना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड की एनर्जी मैं लिख देता हूं, बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब देखो, अगर मैंने किलोजूल में लिखा और कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से डिवाइड करेंगे, और अगर कैलोरीज में पूछा है, अगर कैलोरीज में जाना है तो 4.18 से, कैलोरीज से जूल में जाना है तो 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो पहले बात करते हैं C डबल बॉन्ड C। पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाले की बात करते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड लेंथ कितना 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, बॉन्ड लेंथ कितना 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो C सिंगल बॉन्ड C 348.6 किलो जूल पर मोल। अब सबकी यूनिट एक जैसी रहेगी, ये ध्यान रखना है, 348.6 किलो जूल पर मोल। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C का 611 किलो जूल पर मोल। C ट्रिपल बॉन्ड C, कॉमनली जब पूछते हैं, देखिए जब पूछते हैं तो वो भी ध्यान रखते हैं कि क्या बच्चों को याद हो सकता है, तो कॉमनली यही 3 बॉन्ड्स हैं जिनकी एनर्जी आपको पूछेंगे, जिनकी एनर्जी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C 837। ठीक है,
तो इस तरीके से पहले ये तीन तो याद रखने ही है, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कॉमन बात है, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और नेचुरली सी ट्रिपल बॉन्ड सी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मान लो सिमिलर और सिंपल ऑर्डर में है तो आप आराम से पहचान जाओगे कि अगर मान लो इसके साथ मैं एक ऑप्शन लगा देता ऑल और अलग अलग कर देता इसको, तो आराम से पहचान में आ जाता कि जो सबसे ज़्यादा है इसमें से वो ट्रिपल बॉन्ड का होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ कुछ बॉन्ड एनर्जी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के लिए ये वैल्यू है 741, 741, सी डबल बॉन्ड ओ के लिए 741, ठीक है। ओ डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन, ओ डबल बॉन्ड ओ 498, 498, 498, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन 418, 418, यूनिट इज द सेम किलोजूल पर मोल। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी एनर्जी, है ना, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो बढ़ जाएगी, है ना, 946, 946, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की 946, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन 615, सी ट्रिपल बॉन्ड एन मतलब साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन में 891, 891 किलोजूल पर मोल। तो दिस इज द सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड एनर्जीज, है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं आज तक वो कॉमनली यही तीन है मोस्टली जिनको पूछा है ना, जिनको पूछा है एग्जाम में वो ये मोस्टली ऊपर वाले तीन, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी के एनर्जी के बारे में ही मोस्टली पूछा है अभी तक, है ना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स और उनकी एनर्जी के बारे में हमने बात किया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, अबाउट सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। जितने भी टाइप की एंथैल्पीज को हमने पढ़ा है, अब उन पे हम अगले वर्क में उन पे हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, उन पे हम थोड़े क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन C+2H2 इट गिव्स मीथेन। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। C+2H2 इट गिव्स मीथेन, ठीक है। फाइंड द एंथैल्पी चेंज, फाइंड द एंथैल्पी चेंज, फाइंड द एंथैल्पी चेंज। तो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकालना है आपको। C+2H2CH4 मतलब मीथेन बन रहा है, तो मीथेन के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, एंथैल्पी निकालना है। कैसे, देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड होता है C+O2 क्या बनाता है, CO2 बनाता है, तभी डेल्टा H की वैल्यू जो इसके लिए है, द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कंबस्शन ऑफ कार्बन 393.7 माइनस 393.7 किलोजूल, माइनस 393.7 किलोजूल। H2 plus half O2, H2 plus half O2 give H2O, and here delta H equal to minus 285.7 किलोजूल, 7 किलोजूल, ओके। और मीथेन के कंबस्चन की एंथैल्पी, मीथेन के कंबस्चन की एंथैल्पी CH4 plus 2O2
क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा -890.3 -890.3 किलो जूल। देखो अब क्या होता है, जैसे ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, ये 2 से 3 साल पहले एज इट इज मतलब डाटा टू डाटा आ गया था, ठीक है। तो अब मतलब ये है कुल मिला के कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं और बार बार उसको करने हैं। क्योंकि जैसे अब मीथेन के फॉर्मेशन पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो डाटा तो सेम ही रहेगा ना, कैलकुलेशन कार्बन के लिए सेम ही है, हाइड्रोजन के लिए सेम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखो क्या करना है, C+2H2CH4 मतलब मीथेन का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे जाएगा, डेल्टा HF, ये रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हो रहा है, तो डेल्टा HF कैसे जाएगा, C+2H2 और उसमें से मीथेन का कंबस्चन कितना है, माइनस कंबस्चन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबस्चन का एंथैल्पी घटा देंगे उसमें से, तो C के लिए कितना एज इट इज -393.7 प्लस 2 इंटू -285.7, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2H2 के लिए चाहिए मुझे, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, 2H2 है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी है दिस वैल्यू इज ओनली फॉर H2, इसलिए क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि अप्रोप्रिएटली बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के एंथैल्पी को सम कर देंगे, -890, तो -890 जब आप करने जाओगे, -890, तो माइनस और माइनस का साइन है तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस साइन के साथ ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको अब केवल और केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कैलकुलेशंस अच्छे से अरेंज करना है, प्रॉपरली अरेंज द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस को हमें प्रॉपरली अरेंज करना है, उनका साइन ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या साइन यूज़ हुआ, ठीक है। तो देखो अब जो हमने अरेंजमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ गई थी हमारे पास, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की एंथैल्पी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, ठीक है। तो कार्बन की एंथैल्पी कितनी थी, डेल्टा HF मीथेन, तो C का एंथैल्पी 393.7 माइनस 393.7 प्लस 2 इंटू माइनस 285.7 और वहाँ पे वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस, माइनस था फॉर्मूले में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 890.3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ लेंगे और डिफरेंस नंबर जब हम लेंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा -74.8, तो डेल्टा HF फॉर मीथेन इक्वल टू आ जाएगा -78.4 किलो जूल, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब क्या करना है, 285 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस वाले को ऐड अप करके लेना है तो माइनस में ही रहेगा वो, उधर से प्लस 890 आ रहा है तो उसके साथ प्लस 890 करना है, आंसर आपको -78.4 किलो जूल मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब अगले लेक्चर में हम लोग मोस्टली जो है प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। ओके कमांडोस।